हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग यार पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि फिजिक्स का अपन ने एक पार्ट 1 किया था, जिसमें जो अपन के क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको अपन ने डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 12th के। तो मेजरली मतलब यार, वैसे तो फिजिक्स का जो सिलेबस आपको ब्रोशर में प्रोवाइड किया गया है, अगर उसके हिसाब से आप फॉलो करते हुए चले और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए, तो अभी तक आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और अब आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो जिसमें आपको अपने मार्क्स लगातार इंप्रूव करते ही रहना है, ताकि आप अपने मेन जो बिट सेट के एग्जाम है उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब अपन ये देखने चाहते हैं कि भाई जो आखिरी टाइम में अपने पास रिवीजन के लिए कम बचा हुआ है, तो कौन से टॉपिक्स पे पहले नजर मार ले, उसके बाद अगर यार टाइम बचता है तो फिर दूसरे टॉपिक्स पे अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों का ही वेटेज मिला के काफी सही रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो आपको फोकस करना है वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो इनमें अलग अलग इसके फॉर्मूलेस दिए, ठीक है, रिंग के इसमें हो जाता है, बहुत सारी चीजों में दिए। तो अपन को सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, देन पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले अब वहां बैठ के आप डिराइव नहीं कर सकते, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी के जो चीजें हो गई वो आपको देखना है। फिर अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड आपको 3-4 एग्जांपल देखने पड़ेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। देन डाइपोल के फॉर्मूलेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर्स में बात करें तो कैपेसिटर्स जो है इससे तो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि कैपेसिटर्स से रिलेटेड आएगा ही। तो इसमें अपन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पता होना चाहिए, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की सीरीज में लगा रहे या फिर पैरेलल में, वो चीजें पता होनी चाहिए। और कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक वो वाला स्पेशल केस होता है, तो उसके भी फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इसमें मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से स्मार्ट ट्रिक यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके वेबसाइट में भी आ जाते हैं। तो एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अपन के एक ही जगह कुछ वैल्यू मान के भी कर सकते थे। अब मैं बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो अपना करंट डेंसिटी हो गया, ये एक नया टर्म है, क्योंकि बाकी चीजें तो यार आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, ओम्स लॉ और ये सब चीजें, तो उसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। तो करंट डेंसिटी ये नया टर्म है। देन थर्मल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओम्स लॉ में जो है ये किस सब्सटेंसेस के लिए मतलब फॉलो करता है ओम्स लॉ, और कौन जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा। और फिर अपन बात करें तो रेजिस्टर्स का आपको पता है, वो चलिए बेसिक ही चीज है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में दिया है, वेदर इन सीरीज या फिर पैरेलल, वो सारे केसेस पता होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक सेल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रुपिंग कर रहे हैं अगर अपन सेल्स की तो वो इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक सेल में मतलब अपन को काफी अच्छे से देखना है, ठीक है, उसमें क्योंकि वो एक टॉपिक थोड़ा अलग से ही दिया रहता है, तो इसमें चीजें काफी सारी है, तो इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। देन किरचॉफ्स लॉ तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किरचॉफ लॉस आपको दोनों पता होने चाहिए। और जो भी अपने इसके अंदर डिवाइसेस के बारे में बात की गई है, जैसे हो गया पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये सारे जितने भी अपने को दिए, तो इनके फॉर्मूलेस अच्छे से पता होना चाहिए, इनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप एनसीईआरटी से अच्छे से देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके अंदर वो जूल्स हीटिंग लॉ और वो सब जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्यूज, शॉर्ट सर्किट का केस कब होता है, वो चीजें, ओवरलोडिंग, ठीक है, तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सब चीजें, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये वैसे अपन पढ़ चुके रहते हैं केमिस्ट्री में भी, ठीक है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं देने वाला। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुकाबले कम वेटेज रखता है, बट इसका भी मतलब क्वेश्चंस तो आते ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं बायोट सर्वेट लॉ हो गया, देन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो भी साइंटिस्ट के बेस पे नाम के लॉ है ना, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उनका एक यूनिक एक दो फॉर्मूले रहते हैं और उसी के बेसिस पे बाकी चीजें डिराइव होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर लॉरेंस फोर्स हो गया, देन सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सब के फॉर्मूले। साइक्लोट्रॉन का केस एक बार अच्छे से समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन टू एम मीटर, देन कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर, वो चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। फिर इसके अंदर कुछ लॉस आते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग्स लॉ, सॉरी फ्लेमिंग्स हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपन से पूछ लेते हैं कि क्या डायरेक्शन है, तो इस पे बेस्ड आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब अपन जो है इंपॉर्टेंट वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स यार अपने जेई मेंस के रिस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर अपन यहाँ पे वेबसाइट में बात करें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न फिजिक्स को अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है इलेक्ट्रॉन, फोटोन और एक्सरेस, देन हो जाता है एटॉमिक फिजिक्स, और तीसरा हो जाता है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स जो पार्ट है वो लगभग अपन केमिस्ट्री में
पढ़ चुके रहते हैं, जो कि होता है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इस पार्ट का वेटेज जो है फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा कम होता है। जो अपन को फोकस रखना है वो है इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड एक्सरेज और न्यूक्लियर फिजिक्स पे। न्यूक्लियर फिजिक्स पे तो कुछ खासा ही ध्यान रखना है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। तो न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन पता होना चाहिए, देन रेडियो एक्टिव डीके लॉ अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसकी वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। टी हाफ वाले क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, ठीक है ना। हाफ लाइफ वाला ये जो है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड एक्सरेज की बात करूँ तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये चीज अपन केमिस्ट्री में पढ़ चुके रहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये एक्सरेज जो है थोड़ा नया रहता है और इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि आ सकता है, तो ये आप देख लीजिए। फिर एटॉमिक फिजिक्स में तो मैं मतलब केमिस्ट्री में बता ही चुका हूँ कि आपको पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मॉडल सारे पता होना चाहिए, कब कैसे कैसे डिस्कवरी होते गई और क्या चीजें चली। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी अपन पढ़ चुके हैं। वेव मॉडल के अंदर वो जो क्वांटम नंबर्स रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स की। अब ऑप्टिक्स में जो है रे ऑप्टिक्स का वेटेज जो है ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स जो है बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो मिरर के फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, ठीक है ना। मिरर में आपको कॉन्वेक्स, कॉनकेव, देन जो प्लेन मिरर होता है वो सब चीजें पता होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन उसमें। तो इसके तो मेनली यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। देन रिफ्रैक्शन का केस हो गया, ठीक है। फिर TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन क्रिटिकल एंगल, लेंस में अपन जो है लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया ये। फिर कटिंग ऑफ लेंस के भी कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं कि लेंस को जो है आधा अपन ने कलर कर दिया या फिर कुछ कट करा, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है। देन प्रिज्म का पता होना चाहिए, ठीक है ना। डेविएशन रिलेटेड फॉर्मूले पता होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन वाला जो केस रहता है वो पता होना चाहिए। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आप एनसीईआरटी से भी करके जाएंगे तो काफी है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो फॉर्मूलेस दिए हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड वो सारी चीजें एक बार अच्छे से देख के जाइए और आपका काम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है एक इंटरफेरेंस, देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन अपन उस टाइम पे भी पढ़ चुके रहते हैं, ठीक है, वेव्स जब अपन 11th में पढ़ते हैं, तो वही सेम चीज हो गई। देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो ही फॉर्मूले तो ये आप इजीली कर सकते हैं। देन पोलराइजेशन में वो जितने लॉस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, पोलराइजेशन एकदम आखिरी आखिरी में दिया रहता है बट एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे इजी टॉपिक्स की जो कि स्कोरिंग भी और आप बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप जल्दी निपटा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड यूनिटन मेजरमेंट। तो इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। कम से कम आप एक दो क्वेश्चन तो हर एक से मान के चलिए, तो दो क्वेश्चन भी अगर किसी टॉपिक से फंसते हैं तो वो अच्छा खासा वेटेज कर लेते हैं और इनको आप बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी अपने लॉस है वो पता होना चाहिए। देन इंडक्टेंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए। फिर AC LCR सर्किट जो बनता है वो पता होना चाहिए। तो एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लीजिए, आपको चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स में अपन को डायोड्स, ट्रांजिस्टर ये सब के पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या जो थ्योरी है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। लॉजिक गेट्स पता होना चाहिए। तो लॉजिक गेट तो वैसे अपना जेई मेंस के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग आ जाता है एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यूनिट मेजरमेंट की बात करूँ तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके सारे रूल्स पता होना चाहिए। और डायमेंशनल एनालिसिस, चलिए ये तो कॉमन चीज है, अपन पूरे फिजिक्स में यही करते आ रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा। और फिर बात करूँ तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के जो फॉर्मूलेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैंने एक आपको बता दिया है ब्रीफ में कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पे आप अभी आखिरी टाइम पे नजर मार सकते हैं। वैसे तो यार जितना सिलेबस कंप्लीट करके जाए उतना ही कम रहता है, क्योंकि जब भी अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया और मैं एग्जाम फोड़ दूंगा, तो ये चीजें नहीं होती है। बट अगर आप इतने टॉपिक्स एक बार अच्छे से करके जाते हैं तो आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी जितना ज्यादा आप कर सकते हैं रिवाइज उन चीजों को करिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे भी मतलब बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बट मैं केमिस्ट्री में यही बोलूंगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करके ही जानी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री में, तो स्टूडेंट्स को तक याद नहीं था। मतलब पिछली बार भी जब पूछ रहा था कि कौन से टॉपिक से एकदम स्पेसिफिक आए, फिर भी मैं ट्राई करूंगा ये बताने का कि हाँ ऑर्गेनिक का वेटेज है, इनसे थोड़ा ज्यादा हो सकता है इनऑर्गेनिक का, वो चीजें मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में। बट अगर अभी आप कुछ भी करना चाहते हो तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी मत देखिए। एनसीईआरटी सारी अगर अच्छे से कर लेते हैं आप केमिस्ट्री के लिए तो वो काफी रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई शॉर्ट ट्रिक, स्ट्रेटेजी या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।